नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ ऐसी बहुत सारी अपडेट, चाहे वो स्टडी वीज़ा के बारे में हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हो, चाहे यूके स्पाउस वीज़ा के बारे में हो, चाहे यूरोपियन कंट्री के बारे में हो। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सिर्फ फॉरेन में जाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियों के अंदर, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जहाँ पे हमें वीज़ा नहीं मिल पाता, बहुत सारी रिजेक्शन हमारी आ रही है। तो रीज़न क्या है, हम कैसे ट्रैवल हिस्ट्री गुड बनाएं, क्योंकि हर कंट्री यही रिफ्यूज़ल लेटर में लिख के देती है, आप यहाँ पे घूमने नहीं आ रहे हो, ना तो आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन लग रहे हैं, ना तो आपकी कोई प्रॉपर्टी लग रही है कि आप यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस जाएँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के वीज़े रिजेक्शन आए हुए हैं। तो सबको अब पता चल गया है कि बिना ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा नहीं मिल पाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिना ट्रैवल हिस्ट्री के भी वीज़ा मिलते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ उन लोगों के लिए जो बिना ट्रैवल हिस्ट्री के जाना चाहते हैं, या फिर बिना ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा मिल चुके हैं, कैसे ले लेते हैं वो। तो उनके बारे में डिस्कस पहले हम कर लेते हैं। जो लोग बिना ट्रैवल हिस्ट्री के जाना चाहते हैं, जो फिर जा रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया, जिनको वीज़े लगे, उनको कैसे मिलता है। क्योंकि सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं, आपका इनकम सोर्स क्या है और आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर आपकी इनकम साल की 10 लाख से ज़्यादा है, अगर आप किसी सेक्टर में बिज़नेस कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन बिजनेस है, करंट अकाउंट है, जीएसटी नंबर है, 10 लाख की आपकी आईटीआर जा रही है, जिसे हम पेड टैक्स कहते हैं, अगर आपकी इतनी इनकम है, तो आप फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ, अपने बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि बच्चे की उम्र 18 साल से ऊपर ना हो। अगर 18 साल से ऊपर है तो यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा हो, वो फ्री ना हो, तो आप उनका अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चे 8 साल के, 12 साल के हैं, हस्बैंड वाइफ अप्लाई कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, तो उनको वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। चाहे वो यूके में अप्लाई करें, चाहे वो यूरोप के अंदर अप्लाई करें, तो इन कंट्री में उनको आराम से वीज़ा मिल सकता है। दूसरे वो लोग हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, 35,000 से तनख्वाह आपकी ज़्यादा है, काफ़ी समय से आप जॉब कर रहे हैं, 5 साल से, 10 साल से, तो वो फैमिली भी यूरोप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से उनको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। तो जो मैंने दो फैमिलीज़ बताई हैं, एक बिजनेसमैन की फैमिली, एक हो गई जो गवर्नमेंट जॉब वालों की फैमिली। तो उन लोगों को वीज़ा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं, यूके में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा टफ रहता है उनके लिए। क्योंकि अगर आप कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे 10 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलता है। मल्टीपल वीज़ा मतलब ये है कि अगर आपका वहाँ पे आना जाना बहुत है, आना जाना उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनके वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, या बच्चे रहते हैं, या माँ बाप रहते हैं। तो उनको क्या करना होता है, अगर आप कनाडा में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आपको वहाँ से इन्विटेशन मंगाना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा कि आप कनाडा में क्यों आना चाहते हैं। क्योंकि कनाडा कोई टूरिस्ट कंट्री है नहीं, क्योंकि आपको इतनी ईजी से वीज़ा मिल जाए। जो टूरिस्ट कंट्री होती है वही आसानी से इतनी जल्दी वीज़ा दे देती हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री है, घूमने वाली बहुत सारी कंट्री, स्पेन है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, एम्स्टर्डम है, बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है, और इटली कंट्री है। तो वहाँ पे बहुत सारे घूमने वाली प्लेसेस हैं, जिसकी वजह से एम्बेसी आपको आराम से वीज़ा दे देती है। तो यूके भी आपको वीज़ा दे देती है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स गेम होते रहते हैं, जिनकी वजह से लोगों को आसानी से वीज़ा मिल जाता है। तो कनाडा में ऐसी चीज़ें बहुत कम है, जिसकी वजह से वीज़ा लेना बहुत मुश्किल होता है। तो नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे लोग कनाडा जाने के लिए उतावले रहते हैं, यूएस जाने के लिए उतावले रहते हैं। तो जाना चाहते हैं, जिनके पास प्रोफाइल नहीं है, स्टडी वीज़ा भी नहीं जा पाए, एज ज़्यादा हो गई, तो उनको वीज़ा नहीं मिल पाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एजेंट के चक्कर में आके 35-40 लाख रुपए खर्च के अपने टूरिस्ट वीज़ा ले लेते हैं। फिर उसके बाद मुड़ के वो दोबारा कभी नहीं आते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहूँगा, 35-40 लाख खर्चने के हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करें। बहुत ही कम पैसे के अंदर आप कनाडा में जा सकते हैं। आपके कम से कम 30 लाख रुपए आपके बच जाएंगे, अगर आप ऐसे एजेंट से बच के रहते हैं। तो प्रोफाइल बनाने के लिए क्या है, कम से कम आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए, आपके पास सफिशिएंट आपके पास इनकम होनी चाहिए, और आपके पास जो फंड है वो भी आपके जेन्युइन होने चाहिए। आईटीआर फिल करें तो आप आराम से अपना वीज़ा ले सकते हैं। आप इतने सारे पैसे ख़राब करने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर लगाएं। जो 30 लाख रुपये अपने बचाने वो कनाडा में जाके लगाएं, अपने जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने इनकम सोर्स के ऊपर लगाएं, ताकि आपको सर्वाइव करने में कनाडा में, यूएसए में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आप यूरोप में जा रहे हैं तो यूरोप में भी देखा कि 20-25 लाख पे लोग खर्च के, सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के 20-25 लाख रुपए खर्च के आप यूरोप में जा रहे हो। तो मैं लोगों को कहूँगा कि आप प्रोफाइल बनाएं, थोड़ा समय लें, थोड़ा पेशेंस रखें। इतना पैसा किसी को मत दें, क्योंकि आप 10 साल के अंदर इतना सारा पैसा कमाते हैं, फादर की इनकम के पैसे होते हैं, वो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, आप उनका पैसा एक बार में ऐसे उड़ा देते हैं। तो उसमें वीज़ा मिलने की कोई गारंटी भी नहीं होती है। एजेंट लोग क्या करते हैं, 50 का लोगों का अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर राउंड फिगर ले लेते हैं। अगर वो 100 लोगों का अप्लाई कर रहा है, तो उसमें से 10 लोगों को वीज़ा मिल जाते हैं तुक्के से। अगर 10 लोगों के तुक्के से वीज़ा मिल जाते हैं, तो वो लोग 10 लोगों में से ही पैसा कमा लेते हैं। तो तुक्का इतना भी नहीं होता है, उसमें भी एजेंट को पता होता है 50% चांस है। कुछ डॉक्यूमेंट वो ऐसे लगा देते हैं जॉब पे, कुछ डॉक्यूमेंट आपके आईटीआर लगा देते हैं, 1 साल के अंदर आईटीआर लगा देते हैं, और बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी है आपकी बनती है या उनकी बनती है, बाहर से शो करा के आपकी फ़ाइल लगा देते हैं। तो डिपेंड करता है किस सीज़न पे आपकी फ़ाइल लगी है, किस पेज पे आपकी फ़ाइल लगी है, आपकी एज क्या है। कई बार क्या होता है कि दो लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक का वीज़ा मिल गया, एक का नहीं मिल गया, डॉक्यूमेंट सबके सेम थे। अब इसमें फ़र्क क्या आ जाता है, एज का या फिर मैरिड का। वो पर्सन मैरिड था और सिंगल था,
इसकी एज ज़्यादा थी, ये चीज़ें भी मैटर करती। कई बार उसको वीज़ा मिल जाता और बी को वीज़ा नहीं मिल पाता। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा फ्रेंड को वीज़ा मिल गया, 10 साल बड़ा था, मैरिड था, उसको वीज़ा मिल गया, मुझे नहीं मिला, क्योंकि आपकी एज कम थी, 25 साल एज थी, 20 साल एज थी, तो आप अनमैरिड भी हैं, तो जिसकी वजह से आपको वीज़ा नहीं मिल पाया। तो वैसे ही सेटिस्फाई नहीं हो पाए कि आप यहाँ पे सच में घूमने आ रहे हो, आप वापस जाओगे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप बात कर लेते हो जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, जिनकी अभी मैं लाइन बता रहा था, एग्जांपल दे रहा था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट फेक लगा रहे हैं या फिर 35-40 लाख रुपये खर्च है। उनके लिए सच्चा अच्छा मैं कहूँगा, अगर आपकी एज 25 साल से ज़्यादा है, इन बड़ी बड़ी कंट्री में जाना चाहते हैं, पहले तो आप टारगेट बनाएं किस कंट्री में जाना चाहते हैं। जितनी बड़ी कंट्री जाना चाहते हैं उतने ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट, उतना ज़्यादा आपको पेशेंस लेके चलना पड़ेगा। कम से कम आपको 6 महीने या साल लग सकता है, पर यह है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, बहुत सारे पैसे आपके बच सकते हैं। तो पहले आप इनकम सोर्स पे ध्यान दीजिए। आप जॉब करना चाहते हैं या आप इंडिया में या बिज़नेस करना चाहते हैं, किसी ना किसी चीज़ में आप बिज़ी रहिए। अगर नहीं भी हैं तो आप बनवा के रख लीजिए, ITR फिल करना शुरू कर दीजिए। अपने किसी CA से बात कर किस तरीके से आपने ITR फिल करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं, तब भी उनको वीज़ा नहीं मिलता है। तो मैं उनके लिए भी थोड़ा डिफाइन कर दूँ। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि एम्बेसी को दिखाना है कि हम जेन्युइन हैं, हम घूमते फिरते रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही बार में 4 कंट्री घूम लेते हैं, वो ट्रैवल हिस्ट्री होगी 4 जगह की। आप चाहे 4 कंट्री में ट्रैवल करें एक साथ, चाहे 12 कंट्री में ट्रैवल करें, चाहे 50 कंट्री ट्रैवल करें, वो ट्रैवल हिस्ट्री एक ही मानी जाती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। आप 4 कंट्री घूमाओ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, तो आप याद रखें वो कंट्री एक ही मानी जाएगी। आपने इतना सारा पैसा खर्च दिया है, कम से कम अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो 50,000 रुपये लेके चलिए, थाईलैंड जा रहे हैं तो 35 से 40,000 रुपये लेके चलिए। आप दोनों पे आप एक ही बार में जाके इतना पैसा खर्च देते हो कि अगली बार ट्रिप बनाने के आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो उससे अच्छा है कि टाइम पे लेके 3-3 महीने का, 4 महीने गैप रख के एक एक जगह ट्रैवल करें। पहले मलेशिया, थाईलैंड घूम लें, या फिर आप दुबई घूम लें, तो रशिया घूम लें, कजाकिस्तान घूम लें, या फिर आर्मेनिया हो गया, तुर्की हो गया, इन कंट्री में घूमें। इन कंट्री में क्या होता है, वीज़ा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सिंगापुर में अप्लाई करना चाहते हो तो हस्बैंड वाइफ के साथ ही अप्लाई करें। सिंगल वीज़ा अप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आप सिंगल वीज़ा ले भी लेते हैं सिंगापुर के अंदर, तो उसमें क्या होता है, आपको एंट्री की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बहुत सारे लोग जो नॉर्थ इंडिया के हैं उनको वापस भेज दिया। अगर आप साउथ इंडिया से हैं, सिंगल वीज़ा अप्लाई करके आप जा सकते हैं, तो आप उनको एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। बस नॉर्थ इंडिया जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, इनको सिंगापुर वाले बहुत तंग करते हैं। वीज़ा मिल जाता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो आपको वीज़ा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीज़ा भी ईजिली मिल जाएगा आपको, वहाँ पे एंट्री भी आपको मिल जाएगी, तो इमिग्रेशन आपको तंग नहीं करेगी। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ऐसी कौन सी कंट्री जो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए सबसे गुड मानी जाती है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, जो पहली कंट्री आती है वो है रशिया। रशिया का वीज़ा इतना ईजी नहीं मिलता है नॉर्थ इंडिया के लिए। साउथ इंडियन या वेस्ट इंडियज या ईस्ट इंडीज़ वालों को बड़े आराम से वीज़ा मिल जाता है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, जैसे मान लीजिए पंजाब, हरियाणा, जो स्टेट को मैंने नाम लिया, इन स्टेट में वीज़ा लेना बहुत ही मुश्किल होता है रशिया का। तो कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपको रशिया का स्टिकर वीज़ा मिल जाता है। एक होता है ऑन अराइवल वीज़ा। ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं, बट आप जब बड़ी कंट्री में जा रहे हैं तो आप स्टिकर वीज़ा ही लगाएं, ऑन अराइवल के चक्कर में ना पड़े। हाँ, अगर आप रशिया से घूमने जा रहे हैं तो ऑन अराइवल वीज़ा लेकर आप जा सकते हैं। आपके पास $1000 होने चाहिए वहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, एम्बेसी को दिखाना चाहते हैं हम घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, हम ट्रैवल हिस्ट्री गुड है, तो आपका स्टिकर वीज़ा होना चाहिए। स्टिकर वीज़े के लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। एम्बेसी में फाइल सबमिशन करवानी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप रशिया का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। और बात कर लेते हैं दूसरी कंट्री का होने, दूसरी कंट्री है दुबई। दुबई में आप अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे अच्छी और सबसे सस्ती कंट्री है वो दुबई है। दुबई में आप जाके घूम के 4-5 दिन के अंदर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बना सकते हैं। उसके बाद मलेशिया है, थाईलैंड, वहाँ पे आप घूम सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप ये कंट्री घूम लेते हैं, फिर उसके बाद तुर्की है। तुर्की में भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बट आपने इस बात का ध्यान जरूर रखना, इन केस अगर आपका तुर्की का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या तो कोई डॉक्यूमेंट गलत लग जाता है, तो एम्बेसी वाले क्या करते हैं, सीधा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देती है। अगर आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाता है तो बढ़िया कंट्री देखेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप बहुत सोच समझ के ही वीज़ा अप्लाई करें तुर्की के अंदर। जब भी आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, पहले आप किसी अच्छे एजेंट से, किसी कंसल्टेंट से मिलें, तो आपको प्रॉपर गाइड करें ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाएं। ये ना हो कि एजेंट आपका सारा पैसा ख़राब कर देगा, आपकी वैल्यू भी ना बढ़े। बहुत सारे मैंने देखे कंसल्टेंट क्या करते हैं, आपके ट्रैवल हिस्ट्री एक ही बार में सारी बना देते, सारे पैसे ख़राब कर देते हैं। बाद में जब शेंगन कंट्री में अप्लाई करते हैं, यूरोपियन कंट्री या यूके या कनाडा में अप्लाई करते हैं, वहाँ वीज़ा ही नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। तो यही है कि प्रॉपर आप गाइडलाइन नहीं लेते हैं, आप आँख बंद करके पैसा ख़राब कर देते हैं। क्योंकि फादर का कमाया हुआ पैसा इतनी जल्दी से आप ख़राब ना करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि आपने भी बड़ी कंट्री में जाना है, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर जो एक्चुअल मेहनत करनी पड़ती है तब पता चलता है कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए थे।
जो आपने 40-40 लाख रुपए ख़राब कर दिए हैं इतनी बड़ी बड़ी कंट्री में आने में, तो आप पछताते हैं कि काश हमने 40 लाख रुपए बचा लिया होता। या फिर कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं चलो इंडिया में ही ठीक थे, इंडिया में अच्छा खासा चल रहा था, यहाँ पे का पैसे ख़राब कर दिए, यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, हमें इंग्लिश नहीं आ रही है, शंगन में आके लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप इन कंट्री में जाकर पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपके पास स्किल है, अच्छी नॉलेज है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अगर आप वहाँ पे जाकर स्टडी बेस में जाएँ, चाहे टूरिस्ट वीज़ पे जाके वहाँ पे अपने पेपर बनवा लें, तो आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, आप फैमिली को भी बुला सकते हैं। अगर आप गलत तरीके से रह रहे हैं तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं, आप इंडिया में ठीक रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इन बड़ी बड़ी कंट्रियों के अंदर। तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी किसी कंट्री के अंदर जाएँ, चाहे स्टडी के लिए जाए, टूरिस्ट के लिए जाए, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएँ, चाहे सेटलमेंट के लिए जाएँ, पहले उस कंट्री की हिस्ट्री जरूर पढ़ लें, प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है उनका, अभी कल्चर क्या है, क्या रूल चल रहा है, आप उनको फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तभी आप उस कंट्री में अप्लाई करें। तो अभी हम बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या करें। तो जैसे मैंने बताया कि पिछले अभी कुछ देर पहले कि आप पहले अपने प्रोफाइल पे ध्यान दें, इनकम सोर्स पे ध्यान दें। आपके बैंक में कम से कम 8 से लेकर 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो 12-13 लाख रुपये आपके पास होने चाहिए। फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो 15 लाख रुपये इतने तो होनी चाहिए। अगर आप तो आसानी से वीज़ा लेना चाहते हैं, आप कम भी दिखा सकते हैं, उसमें क्या होता है रिजेक्शन चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा दिखाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस है। और ट्रैवल हिस्ट्री की बात की जाए, 25 साल से लेकर 23 साल के अंदर आपकी एज है और आपके पास ज़्यादा इनकम सोर्स नहीं है, तो आपके पास 4 ट्रैवल हिस्ट्री तो होनी चाहिए। और कोई भी कंट्री हो, पर आप उसमें से एक रशिया का वीज़ा ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास रशिया का वीज़ा है तो बड़ी आसानी से आप शंघन का वीज़ा ले सकते हैं। तो 4 वीज़ा तो होने चाहिए। मान लीजिए एक दुबई हो गया, एक रशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, या मलेशिया हो गया, या फिर सिंगापुर हो गया। अगर आप 5 में से 4 कंट्री घूम लेते हैं तो पहली प्रायोरिटी में दूंगा हमेशा रशिया को, दूसरी कंट्री दूंगा दुबई को, तीसरी कंट्री सिंगापुर। हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इन कंट्री के अंदर शंघन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं। तो इन कंट्री में आपको वीज़ा की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है इन कंट्रीज़, बड़ी बड़ी कंट्री को जो मैंने अपने नाम लिए, कनाडा, यूएसए हो गया, शंघन यूरोपियन कंट्री जो हैं रिजेक्ट है, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कंट्री अगर आपको वीज़ा रिजेक्ट करती है, ये नहीं कहती कि आप दोबारा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका गलती से गलत डॉक्यूमेंट लग गया तो भी आप दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रीपील डालने की कोशिश करें तो रीपील में अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हो गई एम्बेसी से, या कोई रिफ्यूज़ल लेटर में कुछ गलत बता दिया है, तो आप रीपील डाल सकते हैं। जिस दिन एम्बेसी ने ये लिख दिया कि आप वापस नहीं आना चाहते, हम सेटिस्फाई नहीं हुए, आप यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, तो उसमें रीपील डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उससे अच्छा है कि आप प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा काम करें, अपनी प्रोफाइल ठीक करें, अपने इनकम सोर्स ठीक करें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी और गुड करें, क्योंकि जब तक आप 4 ट्रैवल हिस्ट्री नहीं दिखाएंगे तब तक आप वीज़ा नहीं ले पाएंगे बड़ी बड़ी कंट्रियों के अंदर। हाँ, अगर आपको शंघन का वीज़ा मिल जाता है तो कनाडा आपको आंख बंद करके वीज़ा दे सकती है। आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है। जब भी आप कनाडा में अप्लाई जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, इनकम आपकी कम है, आपके पास शंघन का वीज़ा है, तो आप कनाडा का वीज़ा आराम से ले सकते हैं, या फिर यूके का वीज़ा भी आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप इतने पैसे मत ख़राब कीजिए 35 लाख रुपये एजेंटों के चक्कर में। जब भी आप एजेंट से जाएँ हमेशा गाइडलाइन लें। तो अगर आपको वो कम पैसे में अप्लाई करके दे रहा है, कम से कम पैसे में अप्लाई करके दे रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है, तो अब अप्लाई करवाएं। अगर पहले ही आपको एजेंट पहले डरा दे 15 लाख रुपये लगेंगे, 30 लाख रुपये लगेंगे, 50 लाख रुपये लगेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप खुद अप्लाई कर लें। तुक्का लगाना है तो खुद तुक्का लगा लो, उनसे क्यों तुक्का लगवाना है। तो अगर आप किसी प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, या बड़ी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे आप सहायता ले सकते हैं। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी टूरिस्ट वीज़ा के बारे में अपडेट आती रहे, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा।